एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी आपकी क्लास जो है नहीं स्टार्ट हुई, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही। हम थोड़ी देर और वेट करेंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाय गुड एवरीवन, इवनिंग। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं एंड सर भी आ गए हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सर क्लास को प्रोसीड करते हैं। हाँ श्योर सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली हम लोगों ने कल तक जो कवर किया था D5, तो आज हम लोग जो कवर करेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा रूल ऑफ थर्ड्स, सिमेट्रिकल लाइंस एंड लीडिंग लाइंस। ठीक है। कल एक बार मैं सबसे ये पूछना चाहूंगा कि कल हम लोगों ने जो क्लास किया था, तो उसमें जो टॉपिक था
कितने लोगों को समझ में आया था? बस यस और नो में आंसर दे मुझे चैट बॉक्स में। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। ओके, वेरी नाइस। चलिए, कोई बात नहीं। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक के साथ। फिर से हम लोग मिले हैं, आज हम लोग न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और थोड़े ध्यान से आप लोग को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, टॉपिक भी उतना इंटरेस्टिंग होते चला जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि व्हाट इज रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है, लीडिंग लाइंस क्या होते हैं, सिमेट्री जिसको कि हम लोग रिफ्लेक्शन और मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। और जो हम लोग रूल ऑफ थर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि रूल ऑफ थर्ड्स एग्जैक्टली क्या है। बेसिकली आपके मोबाइल फोन में, डीएसएलआर कैमरे में ये फीचर अवेलेबल होते हैं। और रूल ऑफ थर्ड्स एक ऐसा मैं कह सकता हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको ये समझने की जरूरत है। अगर आप रूल ऑफ थर्ड्स समझ जाते हो तो आपकी कोई भी फोटो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द फ्रेम नहीं होगी। इट मीन्स कि आप परफेक्ट हो सकते हो अपनी फोटोग्राफी में, अगर आप रूल ऑफ थर्ड्स को अच्छे से समझ जाते हो तो। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि रूल ऑफ थर्ड होता क्या है, रूल ऑफ थर्ड क्या है, रूल ऑफ थर्ड में हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ थर्ड का एक बेसिक कह सकते हैं कि एक पार्ट ऑफ कंपोजिशन। अब देखो, कंपोजिशन टेक्निक की बात करेंगे तो लाइफ टेक्निक से ही चलती है। जब तक आपके पास ट्रिक, टिप्स, टेक्निक, यानी ट्रिपल टी की मैं बात करूं तो ट्रिप्स, ट्रिक, टिप्स, ट्रिक, टेक्निक, है ना, इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब तक आपके पास एक कंपोजिशन टेक्निक नहीं होगा, आपकी फोटोग्राफी परफेक्ट नहीं होगी। जैसे मैं पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन किया था हम लोगों ने। ठीक है, कुछ मैंने वीडियोस भी दिखाया था। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोर्स ऑफ लाइट। कल का जो चैप्टर था बिल्कुल वो बेसिकली अगर मैं देखूं तो लाइट जो है वो फिजिक्स का ही पार्ट है कंप्लीट। अगर आपको उसमें बहुत डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आपको फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये भी एक फिजिक्स ही है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली रूल ऑफ थर्ड जो है एक बेसिक फोटोग्राफी कंपोजिशन टेक्निक है, जो आपकी फोटोज को ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। ठीक है, आप पूछोगे सर यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, रूल ऑफ थर्ड क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं। देखो, एक सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पे कि इस रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल ऑफ थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रूल ऑफ थर्ड। मेरी वॉइस आ रही है ना? आप लोग सब एक बार यस लिखिए। ऋषभ रंजन ने नो लिखा है, ममता कुमारी यस, स्नेहा कुमारी यस, सादिया नाज यस। ओके, आ रहा है सर। ओके, वेरी गुड। थोड़ा हो सकता है आपके साइड से कुछ नेटवर्क इश्यू होगी, या मेरे साइड से भी हो सकता है, बट आई एम श्योर कि मेरे साइड से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क बिल्कुल ओके है। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए। इफ पॉसिबल तो एक बार आप नेटवर्क ऑफ ऑन कर सकते हैं, बट इधर से ओके है। यस सर, ओके सर, ओके, वेरी नाइस। स्क्रीन पे मैं अभी कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, इसलिए आपको विजिबल नहीं होगा। जैसे मैं कुछ पिक्चर्स रूल ऑफ थर्ड्स के मैं दिखाऊंगा आपको अभी, मैं शेयर करूंगा आपके साथ, तो आपको स्क्रीन भी विजिबल होगी।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि रूल ऑफ थर्ड होता क्या है। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड में कितने लाइंस होते हैं, कहाँ पे लाइंस क्रॉस करता है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट बनते हैं, वहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनते हैं। तो आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ। आपको पहले समझना होगा सबसे पहले कि रूल ऑफ थर्ड्स है क्या। उसका बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेमिंग पे। मैं अभी जैसे आप लोगों को बताया, अभी मैं आप लोग को एक रूल ऑफ थर्ड के रिलेटेड में आपको एक छोटी सी फोटो दिखाता हूँ कि स्टार्टिंग में कि आखिर रूल ऑफ थर्ड होता क्या है। पहले आप लोग एक फोटो देख लीजिए। जस्ट मिनट। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन शेयर मैंने किया है। आई होप कि सबके लिए विजिबल होगा। आई होप कि ये सबके लिए विजिबल है। अब रूल ऑफ थर्ड की बात करें तो यहाँ आप लोग एक फोटो देख रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली रूल ऑफ थर्ड अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रूल ऑफ थर्ड, जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि रूल ऑफ थर्ड है क्या। तो बेसिकली रूल ऑफ थर्ड जो है वो है कि उसको एक्चुअली हम लोग 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग आप अपने फ्रेम को 3 इक्वल हॉरिजेंटल और 3 इक्वल वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसे टोटल 9 बॉक्सेस और ग्रिड बन जाता है। आप अपने फोन के जब मोबाइल कैमरा जब ऑन करोगे, कैमरा के आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग में जाके तो वहां पे आपको एक ग्रिड लाइंस मिलेगा ऑफ ऑन करने के लिए। आप जैसे ग्रिड लाइन ऑन करोगे, ये बॉक्सेस वहां पे आपको रेडी मिलेंगे। आप जैसे ऑन करोगे, आपके फोन के स्क्रीन पे जब भी आप कैमरा ऑन करोगे तो वहां पे एक ग्रिड आ जाएंगे। बेसिकली जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बट अगर आप अगर बिगनर हो, न्यू हो, तो आपको वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी ग्रिड लाइंस की। आफ्टर कुछ दिनों के बाद आपको ग्रिड लाइन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि आप उसमें बहुत मतलब कंफर्ट हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या यूज करना है। बेसिकली देखो यहाँ पे दे रहा 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन। ठीक है, दो आप देख सकते हो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस हैं। और वहां पे 4 पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे कि 4 पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, आपको वो विजिबल होगा कि वो 4 पॉइंट्स आपके क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये एक्चुअली 4 इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां लाइंस मिलती है। ठीक है, और मतलब जो 4 सेक्शन पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब इसको हम लोग अगर सिंपल भाषा में कहें तो या तो आप 4 इंटरसेक्शन पॉइंट बोल सकते हो या पावर पॉइंट्स कह सकते हो। ठीक है, आपको अपना मेन सब्जेक्ट जो है, जैसे सब्जेक्ट करो कि आपका कोई सब्जेक्ट है, मान लो किसी पीपल की फोटोग्राफी कर रहे हो, किसी एनिमल की फोटोग्राफी कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हो, तो उस पॉइंट को आपको कहाँ रखना है ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 4 इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट बने हैं, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट बने हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि अब नेक्स्ट टाइम से आप जब भी कोई फोटोग्राफी करोगे तो आप सबसे पहले यह ध्यान रखोगे कि आपका सब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या है, गलत है या सही है, सेंटर पे है। अगर आप लोग कोशिश करना, जैसे मैंने यहाँ पे 4 इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट में आप देखोगे जैसे ये एक बंदा है, कैमरे लेके एक छोटे से रॉक एरिया में पहाड़ में खड़ा है और सामने बहुत दूर तक पानी है। ठीक है, मतलब एक समुद्र का एरिया है। तो अगर मैं इसको सेंटर पे खड़ा कर दूंगा तो ये फोटो मेरी गलत हो जाएगी। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में खड़ा कर दूंगा तो मेरी फोटो गलत हो जाएगी। क्योंकि देखो सबसे पहले यह ध्यान रखना है आपको कि आपका जो विजुअलाइजेशन है, आप सपोज करो ये जो बंदा खड़ा है, अगर इसको मैं इसके पहले वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे खड़े कर देता तो क्या होता, इसके पीछे का एरिया जो है, बैक साइड एरिया जो है, वो ज्यादा लॉन्ग हो जाता और सामने की एरिया कम हो जाती। मतलब मेरी आंखों से जो है मैं कम दूर देख पाता और पीछे ज्यादा हो जाती। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा सब्जेक्ट वो हमेशा
क्लियर होना चाहिए। देखो, ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। अब आप देख सकते हो कि अगर हम लोग इसको एक छोटा सा ऐसे नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो अब देखो, ये जो बंदा खड़ा है ये कौन से नंबर पे खड़ा है, 2 एंड 3 पे। अगर मैं इसे 1 एंड 4 पे खड़ा कर देता सेम पोजीशन पे, तो आप सोचो क्या होता, पीछे का पार्ट जो है, पीछे की एरिया जो है वो ज्यादा वैकेंट होती, ठीक है। तो फोटो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसे 2 एंड 3 पे खड़ा किया गया है, सेंटर पे खड़ा करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम से ऑलवेज आप लोग ध्यान रखिए इन बातों का, कि जब भी आप लोग फोटोग्राफी करें तो पहले सब्जेक्ट चूज करना होता है, और सब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है। अगर आपकी प्लेसिंग अच्छी होगी तो आपकी फोटोग्राफी अच्छी होगी। देखो नेक्स्ट फोटो। अब ये लग रहा है ना कि बच्ची जहां पे खड़ी है वहां से बिल्कुल दूर तक इसके सामने कुछ दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं। आप ये खुद से ऐसे क्रिएट कर सकते हो, छोटे छोटे घर के बाहर बहुत सारे कुछ छोटे छोटे पत्थर ऐसे मिल जाते हैं, जैसे हम लोग पिट्ठो खेला करते थे, अभी भी पिट्ठो खेलते होगे, तो उस पिट्ठो के जैसा इसको सेट कर लेना। और यहाँ पे देखो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो जहाँ पे आप उसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, आप सेट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली एक दो चीज इसमें ध्यान रखना होगा आपको, कि सब्जेक्ट को थोड़ा साइड में या इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखना है, ठीक है। अगर आप सेंटर में रखोगे तो आपकी फोटो खराब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्रुप फोटो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका रूल ऑफ थर्ड्स का अगर आप यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट को थोड़ा साइड में रखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट खुद से क्रिएट करेंगे और वहां पे यूज करेंगे। अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक लैंडस्केप फोटो की, तो जो आपका जो आपका मतलब हॉरिजॉन को सेंटर में रखने के लिए, रखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, या तो ऊपर थर्ड या लोअर थर्ड पर रखेंगे। जैसे कि देखो, इसके पहले मैंने एक फोटो यहाँ पे दिखाया था, एक डॉग है। अब डॉग मेरे कौन से नंबर पे है, 1, 2, 3, 4, 2 एंड 3, ठीक है। अगर ये डॉग को मैं रख दूंगा 1 पे या 2 पे, तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अब डॉग है तो उसका भी तो एक लिमिटेशन है ना, उसकी हाइट है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पहले मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट चूज करना है आपको, उसके बाद उसको प्लेसिंग करनी है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास देयर आर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, तो विच इंटरसेक्शन पॉइंट, कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको आपके सब्जेक्ट को प्लेस करनी है। ठीक है। आप एक भी एक फोटो देख सकते हो, ठीक है। इसको अगर मैं सेंटर पे रख दूंगा तो ये क्वालिटी मुझे और ये विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्लेसिंग, आपकी फोटोग्राफी आपका सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, आपका सब्जेक्ट आपकी फोटोग्राफी के एंगल पे डिपेंड करता है। हम लोग बी ऑफ एंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो आपकी एंगल जितनी अच्छी होगी आपकी फोटोग्राफी उतनी अच्छी होगी। चलिए, अब हम लोग थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे ये लैंडस्केप के लिए आप लोग समझ चुके होंगे, पोर्ट्रेट में आईज को टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन के पास आपको अलाइन करना है, ठीक है। इसके बेनिफिट आपको क्या क्या मिलते हैं? देखो, बेनिफिट के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड के लिए, तो मैं पहले ही बोला कि ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में इंक्लूड है, तो आपको इसको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। फोटो ज्यादा नेचुरल और बैलेंस्ड लगेगा जब भी आप अगर रूल ऑफ थर्ड यूज करोगे ना। आप आज शाम में ही आफ्टर क्लास एक दो फोटो क्लिक करके देखना, रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग आपको फोटो ज्यादा नेचुरल और बैलेंस्ड लगेगा। व्यूअर का अटेंशन ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट पे चला जाता है। उसके पीछे रीजन है कि देखो, अगर आप सेंटर पे रख रहे हो, गलत जगह पे प्लेसिंग कर रहे हो, तो बिल्कुल, अगर सपोज करो कि मतलब एक सिंपल मैं बता रहा हूँ, जैसे वॉच हम लोग हैंड में पहनते हैं, आप उसे पैर में पहनोगे तो कैसा लगेगा? है तो वॉच, टाइम तो वही बताएगा, ठीक है। बट क्या हुआ, उसकी प्लेसिंग गलत हो गई। रूल ऑफ थर्ड क्या करता है, आपको वो ऑप्शन देता है, आपको वो फैसिलिटी देता है कि आप अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर प्लेस कर सको। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? आउटपुट अच्छी मिलेगी, नेचुरल होगा, इमेज बैलेंस्ड होगी, व्यूअर का अटेंशन
सब्जेक्ट पर होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और आपकी इमेज जो होगी जब भी आप प्रिंट आउट करोगे, डिजिटल पीपीटी बनाओगे, वट तो वो इमेज जो होगा आपको वो प्रोफेशनल फील देगी, ठीक है। प्रोफेशनल फील देती है वो एक्चुअली इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट कैमराज और स्मार्टफोन में ग्रिड ऑप्शन होता है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। आप उसको यूज ऑन कर लो, रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ग्रिड ऑन करना है, ग्रिड ऑन करने के बाद आपको फोटोग्राफी करनी है, उसके बाद आपको उसका आउटपुट देखना है। एक विदाउट ग्रिड फोटोग्राफी करो, एक ग्रिड के साथ फोटोग्राफी करो, दोनों में आपको बहुत डिफरेंसेस आपको समझ में आएगा वहां पे क्या करना है। अगर आप चाहो तो जैसे अगर हम लोग अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे रूल ऑफ थर्ड्स मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग के पास है। अगर रूल ऑफ थर्ड्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग शेयर कर सकते हो मेरे साथ। ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सा इसमें जो है कि अगर हम लोग बात करें कि द रूल ऑफ थर्ड्स इज अ टाइप ऑफ सेंटर कंपोजिशन, जहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, फोटोग्राफी को हम लोग प्लेस करते हैं 3x3 ग्रिड में, और जो कि इक्वली डिवाइड्स द इमेज इनटू 9 पार्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये पार्ट ऑफ कंपोजिशन, पार्ट ऑफ बेसिक वे टू गिव अ स्ट्रक्चर टू फोटोग्राफ एंड मेक देम मोर अपीलिंग। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एक सिंपल आप व्हाइट पेपर ले लो, उसमें आप टू हॉरिजेंटल टू वर्टिकल लाइंस खींच लो, और उसमें जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है उसको आप ABCD या 1 2 3 4 से क्रिएट कर लो वहां पे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो आपके रूल ऑफ थर्ड्स है वो क्या है, हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं, उसमें फोटोग्राफी के लिए क्या क्या, जैसे मैंने सारे टिप्स आपको मैंने बताया, ट्रिक्स बताया, आपको बस प्रैक्टिकली ये करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि जो इंटर्नशिप में आपका प्रोजेक्ट जो लास्ट बनेगा उसमें ये सब सब इन्वॉल्व रहेगा, इंक्लूड रहेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है अभी से कि आप रोल ऑफ थर्ड कहाँ यूज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे रोल ऑफ थर्ड में, क्योंकि रोल ऑफ थर्ड को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है डेप्थ में। सपोज दैट कि आप लोग को ड्रोन फोटोग्राफी पता होगा, जिसे कि हम लोग ड्रोनोग्राफी भी बोलते हैं। आज के डेट में अगर ड्रोन की बात करें तो ड्रोन एक ऐसा इक्विपमेंट बन गया है जिसे कि हम लोग मल्टीपल सेक्टर में यूज कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में भी यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज हो रहा है। आगे क्लास में लोग ड्रोन पे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी रोल ऑफ थर्ड के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली जब बर्ड व्यू लेना होता है, बर्ड आई व्यू लेना होता है, तो वहां पे हम लोग ड्रोनोग्राफी यूज करते हैं, और वहां पे भी रूल ऑफ थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल्स कुछ सेट किया हूँ, मैं एग्जाम्पल्स कुछ आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर प्लेस द आइज ऑफ द सब्जेक्ट नियर द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि अगर आप किसी का फेस शूट कर रहे हो, ठीक है, एकदम क्लोजअप फेस शूट कर रहे हो, तो आंखें ऊपर वाली लाइन के पास रखो। ऊपर वाली लाइन मीन्स जैसे मैंने बताया ना, दो हॉरिजेंटल दो वर्टिकल्स लाइन है, तो टू हॉरिजेंटल्स में जो ऊपर वाली लाइन होगी वहां पे उस दो लाइन मीन्स कि मैं पॉइंट नंबर, जैसे मैंने 1 2 3 4 लिख के बताया था, तो वहां पे आप चले जाओ और पॉइंट नंबर 1 और 2 पे आंखें रखो। आप लोग बहुत सारे इमेज ऐसा देखे होगा जिनकी सिर्फ आंखें क्लोजअप दिखाई जाती है, तो उसको हमेशा जो प्लेसिंग होता है वो पॉइंट नंबर 1 और 2 पे होता है, ठीक है। लैंडस्केप फोटोग्राफी की बात करें तो हॉरिजॉन का सेंटर में नहीं रखना है उसको, ठीक है। बल्कि उसको क्या करेंगे, हम लोग ऊपर या नीचे वाली लाइन पे रखेंगे। मीन्स कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो या तो 1 2 पे रखेंगे या 3 4 पे रखेंगे, सेंटर पे नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करें तो पोजिशन द एनिमल, अगर जानवर लेफ्ट साइड देख रहा है, जैसा मैंने आपको एक इमेज में वो डॉग के साथ दिखाया था, जहाँ पे एक डॉगी खड़ा था और वो विजिबल वो देख रहा था सामने सीनरी को। तो अगर जानवर लेफ्ट साइड देख रहा है तो उसके राइट साइड में खाली जगह छोड़ना है,
ठीक है, ताकि ये फील हो कि वो दूर तक क्या देख रहा है। अगर हम लोग क्या करेंगे, उसके जगह नहीं छोड़ेंगे, तो क्या फील आएगा वो, अरे नहीं आगे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली आप ये समझो कि फोटोग्राफी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा पार्ट है जो फोटो में एक स्टोरी बनाता है। आपके पास आप अगर एक अच्छे फोटोग्राफर हो, आप प्रोफेशनल हो, आप एक न्यूज चैनल में वर्क करते हो, तो वहां पे इंपॉर्टेंट होता है आपकी फोटोग्राफ्स की, आपकी वीडियोग्राफी की। वाई? क्योंकि फोटोग्राफ्स ही इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफ्स नहीं पता चल जाता है कि क्या है नहीं है। ठीक है, मतलब आप ऐसा सोचो कि अब अगर कोई फेस्टिवल की बात ले लें, कोई भी एक फेस्टिवल की आप लोग बात कर लो, तो अगर फेस्टिवल मुझे पता है कि हाँ फेस्टिवल आने वाली है या फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग अब आपका जैसे होली, अभी मार्च की बात करें तो होली हमारा, तो होली में क्या है, कलरफुल। ठीक है, तो वहाँ दो बच्चे कलर खेल रहे हैं, कुछ फैमिलीज कलर खेल रहे हैं, तो वो सिंपल सा मतलब वहाँ पे फील आ जाता है कि हाँ ये होली की फोटो है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी लाइंस उसके, हेडलाइन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, हाँ ये होली कहीं पे खेली गई है उसकी फोटो है, फोटोग्राफ्स है। तो एग्जैक्टली ये ध्यान रखना है, कहीं पे कोई मुझे एनिमल्स नजर आ गए, ठीक है, पोर्ट्रेट फोटो ले रहे हैं, लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कि अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो सॉरी, हम्म, अब अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, तो सड़क की लाइंस या बिल्डिंग्स को ग्रिड के साथ अलाइन करना होगा आपको। अब ये ध्यान रखना होगा वहां पे कि आपका फ्रेम में आपकी जो सड़क है, रोड है, मतलब अलाइन रोड लाइंस और बिल्डिंग्स विद ग्रिड लाइंस टू एड डेप्थ, मतलब कि आप रोड को कितनी दूर तक दिखा रहे हो। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं मोशन फोटोग्राफी पे। बहुत मैंने डिस्कस किया था उस दिन मोशन फोटोग्राफी पे, कि चलती हुई चीज को अगर एक साइड पर रखो, जैसे कोई आप कोई भी मूवमेंट वाली चीज को जिसमें मूवमेंट हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर एक कार चल रही है तो कार का दिशा क्या है, दा आपकी जो कार है वो कौन से दिशा में चल रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डिपेंड करता है। ठीक है ना, रोड से अगर जा रही है तो किस साइड जा रही है, जैसे हम लोग कभी कभी डिस्कशन करते हैं ना, कि अगर एक कार है वो पटना से रांची जा रही है तो कौन से दिशा में जा रही है, अगर कार रांची से पटना जा रही है तो कौन से दिशा में जा रही है। ठीक है, तो इसका काफी ध्यान रखना होगा कि मेरा मूवमेंट किस ओर है, तो जिस और मूवमेंट होगी उस और खाली जगह ज्यादा छोड़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि तो जैसे ऑफ सेंटर सब्जेक्ट्स मेक द फोटो फील नेचुरल। ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ पे कि जितने सारे आपके ऑफ सेंटर सब्जेक्ट्स मतलब जो मेक द फोटो फील नेचुरल, आपको ये क्या फील देगा, नेचुरल फोटोग्राफी का फील देगा। ठीक है, प्लस आप अगर वहां पे एक ग्रिड लाइन ऑन कर लेते हो, तो आपका फोकस उस ग्रिड्स पे रहेगा और आपको समझ में आएगा कि मुझे मेरे सब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करनी है। ठीक है, आप इससे एक स्टोरी टेलिंग क्रिएट कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी तो खैर है ही है, क्योंकि वर्क्स इन पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, आर्किटेक्चर, है ना, एंड इवन प्रोडक्ट सूट्स। हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रूल ऑफ थर्ड्स पे। ठीक है, तो रूल ऑफ थर्ड्स के बाद हम लोग आ जाते हैं फ्रेमिंग पे। एक छोटी सी वीडियो थी रूल ऑफ थर्ड्स के लिए, अगर पॉसिबल है तो मैं दिखाता हूँ। चलिए मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि सबके लिए विजिबल होना चाहिए। छोटी सी वीडियो था, 2-2.5 मिनट की वीडियो है।
तो आप एक बार देखिए, थोड़ा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे वीडियो तो बहुत सारे हैं। आई होप कि आप लोग सब लोगों ने वीडियो देखा होगा। अब मैं एक छोटा सा आप लोग को एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि इसको प्रॉपर प्लेसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपका प्लेसिंग कहाँ पे है, कब है, कैसे है, आप कैसे क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं 9x9 का, तो वो इक्वल बॉक्सेस होनी चाहिए। और सबसे पहले ये प्लेसिंग, जो प्लेसिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। सपोज दैट कि ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो सबके लिए विजिबल होगा। तो ये स्क्रीन में आपको अभी यहाँ पे दो दिख रहे होंगे, दो डम्मी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक 9:9 का बॉक्स मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, अब इस बॉक्स में आप देख सकते हो आपको दो सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट विजिबल होंगे। ठीक है, तो बेसिकली उसका प्लेसिंग जो है, अब अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 में देखूँ, तो जो मेरा फर्स्ट है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो ये मेरा 1 और 3 पे प्लेस्ड है। आप देख सकते हैं। दूसरा जो मेरा है वो 2 और 4 पे प्लेस्ड है। ठीक है, अब अगर सिर्फ मैं अब अगर मैं इसका थोड़ा प्लेसिंग चेंज कर देता हूँ, इसे मैं ऐसे घुमा देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना कि ठीक है। अब देखो, यहाँ ध्यान से देखो आप लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सब्जेक्ट का प्लेसिंग।
ठीक है। अगर आप नेचर के साथ नेचुरल फोटोग्राफी कर रहे हो तो वहां पे आपको खुद से प्लेसिंग देखना पड़ेगा। और अगर आप लोग आर्टिफिशियल कर रहे हो जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे प्लेसिंग आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्लेस कहाँ करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। ठीक है, छोटे से टेडी बेयर यहाँ पे। अब आप ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थर्ड, ठीक है, इसकी प्लेसिंग कहाँ पे होनी चाहिए। मुझे आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या ये सेंटर पे सही होगा या फिर 1 और 3 पे या 2 और 4 पे। इसकी प्लेसिंग कहाँ पे होनी चाहिए आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए, इसकी प्लेसिंग कहाँ पे होनी चाहिए। आप सबों ने 1 और 3 लिखा है। शादिया जी ने 1 और 3, शाइन 1 और 3, ममता जी 1 और 3। हाउ इज इट पॉसिबल 1 और 3? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपको सबसे पहले प्लेसिंग देखनी है और वो क्या देख रहा है, किधर देख रहा है, आपको उसके ऊपर है। मैं आप लोग को एक बार फिर से दिखाता हूँ, शायद आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, आपने बोला 1 और 3 पे, तो 1 और 3 पे मैं ले आता हूँ। इज इट राइट? ये गलत है ना? ठीक है, आगे जो है वो स्पेस बिल्कुल खाली नहीं है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, कहाँ जाना चाहता है, बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। बट अब मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ 2 और 3 पे। ठीक है, सॉरी 2 और 4 पे। तो आप देख सकते हो कि अभी आपका ये क्लियर हो रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना कि ये किधर देख रहा है। अगर इसके मूवमेंट हो गए तो किधर मूवमेंट होगी। तो 1 और 3 रॉन्ग है, 2 और 4। तो ये प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में ये समझ में नहीं आएगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, घर पे खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर दिन जो क्लास हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग हर दिन, ज्यादा नहीं मैं कहता हूँ 30 to 45 मिनट्स का समय निकालिए, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलिए। घूमने तो निकलते ही होंगे, अगल बगल पार्क होगा, मतलब बहुत सारे ऐसा घूमने के लिए होंगे। नहीं कुछ होगा तो रात में आप रोड पे घूमने निकल सकते हैं, तो आप वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे फोटोग्राफी के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करेंगे आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं फ्रेमिंग पे। ठीक है, रोल ऑफ थर्ड में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लास्ट के 5 मिनट्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आपका वेलकम है, क्वेश्चन के लिए आप लोग क्वेश्चन रेडी रखिए, मैं आंसर के लिए रेडी रहूंगा। कुछ का क्वेश्चन था मोबाइल में अच्छी फोटोग्राफी कैसे करेंगे, तो अगर आपका रोल ऑफ थर्ड अच्छा होगा तो आपकी फोटोग्राफी ऑटोमेटिकली इनहेंस्ड होगी। ठीक है, आपकी फोटोग्राफी ऑटोमेटिकली इनहेंस्ड हो जाएगी, सुपर फोटो हो जाएगी, आप अच्छी फोटो क्लिक कर पाओगे। ठीक है, मैंने एक्सपोजर स्केल बताया था। ठीक है, अंडर एक्सपोज, ओवर एक्सपोज, बैलेंस्ड। ठीक है, तो आपको कहाँ पे कब क्या बैलेंस करना है, कहाँ पे कल ही डिस्कस किया था, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, तो आगे आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। हम लोग अब आते हैं फ्रेमिंग पे कि फ्रेमिंग क्या है। ठीक है, फ्रेमिंग भी एक कंपोजिशन टेक्निक है, जैसे रूल ऑफ थर्ड है वैसे ही फ्रेमिंग भी है। तो फ्रेमिंग एक कंपोजिशन टेक्निक है जिसमें फोटोग्राफर मेन सब्जेक्ट के अराउंड नेचुरल या आर्टिफिशियल फ्रेम क्रिएट करता है। ठीक है, आप समझिए इस बातों को कि फ्रेमिंग एक कंपोजिशन टेक्निक है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? अब जिसमें एक फोटोग्राफर क्या करता है कि जो भी एक मेन सब, जैसे मैंने आपको अभी सब्जेक्ट दिखाया, अब उसमें चूज आपको सब्जेक्ट करना है। जैसे आपके पास हो सकता है आप कभी फोटोग्राफी के लिए चले जाओ और वहां पे आपके सामने ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हो, लेकिन बट चूज आपको करना है कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट के अराउंड
आपको मान लो कि नेचुरल या आर्टिफिशियल फ्रेम आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे रूल ऑफ थर्ड के लिए हम लोगों ने मैं बताया कि ग्रिड्स ऑन कर लोगे तो उसमें 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगे, 9 इक्वल बॉक्सेस मिलेंगे, मतलब 3x3 के आपको एक कंप्लीट वहां पे पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको भी ऑन करके आप फ्रेम बना सकते हो, फ्रेम समझ सकते हो, अदरवाइज आप खुद से मतलब अपने विजुलाइज कर सकते हो, ताकि व्यूअर का जो फोकस है उसको सीधा सब्जेक्ट पर आए। मतलब इसको और सिंपल अगर हम बताना चाहें तो किसी फोटो को एक विंडो, कोई भी एक विंडो, खिड़की, दरवाजा, है ना, या फिर आप ऑब्जेक्ट के बीच से कैप्चर करते हो, तो एलिमेंट सब्जेक्ट को मतलब आपके जो फ्रेम है वो आउट ऑफ फ्रेम नहीं होना चाहिए, वो आपके इन फ्रेम होना चाहिए। मतलब ऐसे कि सब्जेक्ट के आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करना है जिससे वो और हाईलाइट हो जाए। जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग कुछ लिख रहे हो तो कहते हैं अंडरलाइन कर लो, इन बॉक्स में लिख लो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, आपका जो है वो फ्रेम जो है वो एक बॉक्स है, आपकी फोटो जो है एक बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। अगर हम लोग किसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। किसी मान लो कोई आदमी की फोटो ले रहे हो, किसी इंसान की फोटो ले रहे हो तो डोर फ्रेम के अंदर कैप्चर करना है। मतलब आपको एक फ्रेम बनाना है और वो आपका आई विजुलाइज करेगा, आपको आई से विजुलाइज करना है और आपको एक डोर में फ्रेम क्रिएट करनी है आपको। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ट्री ब्रांचेस के बीच से फोटो लेना, कभी कभी आप देखना कि पेड़ के बीच में आप खड़े हो जाओ और वहां से एक एंगल बना लो। ठीक है, तो दोनों साइड में आपके पेड़ के जो ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस जो होते हैं वो भी आपके फ्रेम में आ जाएगा। ठीक है, विंडो या आर्च के थ्रू आप सब्जेक्ट दिखा सकते हो, रोड या टनल का यूज करके फ्रेमिंग करना। अब मतलब ये आपकी क्रिएटिविटी होगी, फ्रेमिंग बनाना आपका काम होता है। आप जितने अच्छे से फ्रेम क्रिएट कर पाओगे आपका वो। अब देखो, एक चीज यहाँ पे आपको और ध्यान रखना है कि मतलब बहुत सिंपल होता है, फ्रेमिंग कोई बहुत टफ काम नहीं है, लेकिन आपको इन फ्रेम और आउट फ्रेम भी समझना पड़ेगा कि इन फ्रेम क्या है, आउट फ्रेम क्या है। ठीक है, सपोज दैट मान लो कि जैसे आप एक फोटो क्लिक कर रहे हो, सपोज दैट फैमिली फोटो क्लिक कर रहे हो जिसमें कि पूरे कंप्लीट आपके फैमिली के 12 मेंबर्स हैं। अब उसमें क्या हुआ कि 10 मेंबर्स की फोटो आपकी फ्रेम में आ गई, या 2 मेंबर्स जो हैं वो फोटो में साइड साइड से कट गए, तो क्या वो परफेक्ट फोटो होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेम में लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप, इट मीन्स कि अगर फ्रेम में लेफ्ट में जितना स्पेस होगा उतनी स्पेस राइट में होनी चाहिए, जितना स्पेस आपके बॉटम में होगा उतना स्पेस आपके टॉप में भी होनी चाहिए। अब अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये खुद से आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी एज ए टीचर थोड़ा हेल्प तो करना ही चाहिए, समझाने के लिए, डिस्कस करना ही चाहिए एग्जांपल्स के लिए, है ना। तो सब्जेक्ट जो होगा स्ट्रांग फोकस होगा। ठीक है, फोटो ज्यादा क्रिएटिव और प्रोफेशनल होगा। डेप्थ मतलब 3D फील क्रिएट होता है थोड़ा, अगर आप फ्रेमिंग अच्छे से करोगे तो उसमें आप 3D फील क्रिएट हो सकता है। व्यूअर का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, मतलब कि अगर आप फ्रेमिंग प्रॉपर करोगे ना तो आपका जो व्यूअर है उसका अटेंशन कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। डिस्ट्रैक्ट होने का रीजन ये होता है कि उनको हम मौका देते हैं। ठीक है, अगर मेरा खाना परफेक्ट बनता है तो हम कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, वाह वेरी नाइस, ओह मस्त खाना बना है, क्या खाना बनाया आपने, अरे किसने बनाया है, तारीफ करते हैं। वाह किसने फोटो क्लिक किया, वाह क्या बात है, क्या फोटो है, तारीफ सुननी पड़ती है। तो और क्या होता है, एक एडवांटेज मिलता है और हम लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छी फोटो नेक्स्ट टाइम से क्लिक करते हैं। लेकिन कभी कभी खाने में जब नमक कम हो जाती है तो बड़ा गुस्सा आता है, ओह खाना तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है या थोड़ी नमक कम हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी बातें बैलेंस की होती है। आप जितने अच्छे से बैलेंस करोगे आपकी फोटोग्राफी उतनी खिल के निखर के सामने आएगी। अब देखो, फ्रेमिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली टॉपिक पे ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो टॉपिक पे ही डिस्कशन करना बेस्ट है क्योंकि आप लोग भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, मैं बहुत और इस सजा की बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम टॉपिक पे डिस्कशन, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ अच्छे से। तो बेसिकली यहाँ तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग, बट जो मेन टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग है
वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे आप मान लो नंबर 1, नेचुरल फ्रेमिंग। अब नेचुरल फ्रेमिंग में क्या क्या है? ट्रीज, लीव्स, माउंटेन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये नेचुरल फ्रेमिंग हो गया, मतलब कि नेचर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे हम लोग, आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चरल फ्रेमिंग में क्या क्या कवर होगा? सिंपल सी बात है, अगर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से रियल इस्टेट और बिल्डिंग से रिलेटेड होता है, तो इसमें डोर्स, विंडोज, बिल्डिंग्स कवर होंगे। ठीक है। नंबर 3 में अगर हम लोग आते हैं तो लाइट एंड शेडो फ्रेमिंग। ठीक है, शेडो से फ्रेम बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब शेडो से फ्रेम बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि शेडो कितना यूजफुल होता है फ्रेमिंग में। सपोज दैट कि आप खुद खड़े हो जाओ घर में, आपके पापा मम्मी भैया भाभी दीदी कोई भी वाट एवर, छोटा भाई बड़ा भाई, छोटे बच्चे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मजा आता है थोड़ा उस समय पे। एक छोटे से बच्चे को खड़ा कर लो, उसकी शैडो बन रही है ना। अब एक फ्रेम में आपको फोटो क्लिक करनी जिसमें कि वो बच्चा भी आपका आना चाहिए और वो छोटा बेबी का शैडो भी आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखो हमेशा कि अगर आप शैडो से फ्रेम बना रहे हो तो आप सपोज दैट कि अगर आपका एक छोटा भाई वहां पे खड़ा है, छोटी बहन खड़ी है और उसकी जो शैडो आ रही है और शैडो आउट ऑफ द फ्रेम हो गया तो फोटो आपकी गलत हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शैडो भी इन फ्रेम होनी चाहिए और आपका सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट, वो तो होना ही चाहिए। ठीक है। फोरग्राउंड फ्रेमिंग की बात करें तो एक्चुअली आगे के ऑब्जेक्ट्स यूज करना होता है उसमें। देखो, मैं एक्चुअली फ्रेमिंग में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ, जिसमें कि फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड, ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि फोरग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है, मिड ग्राउंड क्या है और बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि फोरग्राउंड बेसिकली, जैसे आप लोग ऐसे समझो, आप लोग एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज दैट किसी रिवर के सामने आप लोग खड़े हो, एक नदी के सामने खड़े हो, ठीक है, नदी से थोड़ी दूर पे आप लोग हो। तो अगर हम लोग वहां पे बात करें तो फोरग्राउंड जो होगा सबसे आगे वाला हिस्सा, मतलब कि आप जहाँ पे खड़े हो, जिस धरती पे, अर्थ में खड़े हो, जो आपका वहां पे फर्श वाला एरिया, सरफेस वाला एरिया जिस पे आप खड़े हो, वो आपका होता है फोरग्राउंड। मतलब कि आप लोग अगर सिंपल समझोगे तो जो चीज सबसे पास होती है, जैसे पाथ फ्लावर, मतलब कि आप जहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो वो आपका हो गया वो सबसे आगे वाला हिस्सा। मान लो सपोज दैट आप कहीं पे फोटोग्राफी कर रहे हो तो जहाँ पे सामने फ्लावर्स हो या कोई पर्सन खड़ा हो, तो वो सबसे फ्रंट का एरिया हो गया। बीच का हिस्सा में चले जाते हैं, ये वो जगह होती है जहाँ सब्जेक्ट होता है, जैसे ट्री, बिल्डिंग या पर्सन। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप कहीं, मैं बताया फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप एक रिवर के सामने खड़े हो, तो सामने आपके वहां पे बहुत छोटे छोटे सामने लगे रहते हैं, जहाँ पे आप खड़े हो वो आपका फोरग्राउंड हो गया। और बीच में जैसे मान लो कि वहां पे कोई सब, बीच में मान लो कोई नाव हो, कोई बोट हो जिसमें बहुत सारे पब्लिक हो, ठीक है, तो वो आपका मीट ग्राउंड हो गया और वो आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और बैकग्राउंड हो गया रिवर के पीछे का पहाड़ साइड का एरिया। ठीक है, जो चीज सबसे दूर होती है जिसमें कि आपको आसमान दिख रहा हो, वो सन हो, मून हो, वट एवर, जो भी वहां पे दिख रहा हो, पीछे पेड़ पौधे नजर आ रहे हो, जंगल झाड़ नजर आ रहा हो, तो जो चीज सबसे दूर होता है जैसे स्काई, माउंटेन्स या सिटी स्काई लाइन, वो आपका बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज याद रखना, इवन कि आप लोग नोट डाउन कर लो, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड। हम लोग थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, मैंने इससे पहले भी डिस्कशन किया था कि अब हम लोग लीडिंग लाइंस के लिए बढ़ेंगे आगे एंड सिमेट्रिकल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सिमेट्री लाइन क्या है। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन सिमेट्री मीन्स की मिरर सिस्टम।
ठीक है, जब इमेज मिरर जैसा दिखे, यूजुअली वाटर, ग्लास या साइनी सरफेस में रिफ्लेक्शन आए, तो जैसे लेक में बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन, ठीक है, मिरर शॉट, ठीक है। तो बेसिकली ये डिपेंड करेगा वर्टिकल, आप देखो रिफ्लेक्शन सिमेट्री समझ में आ गया। वर्टिकल सिमेट्री में अगर हम लोग आते हैं, इसको कि हम लोग वर्टिकल बैलेंस भी करते हैं, जब इमेज लेफ्ट और राइट साइड से सामने सिमिलर हो, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग, डोर्स, टेम्पल्स, ठीक है। पोर्ट्रेट्स में चले जाएंगे तो फेस सिमेट्री, ठीक है, सब्जेक्ट को सेंटर में प्लेस करना होता है। सिमेट्री मतलब आपका सब्जेक्ट जो होगा वो सेंटर पे प्लेस होगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग रूल ऑफ थर्ड के सिस्टम को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो रूल ऑफ सिस्टम को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो वहां पे क्या क्या आएगा, सिमेट्रिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर हम लोग बात करें वर्टिकल, मैंने बताया बिल्डिंग, डोर्स, विंडोज, टेम्पल्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री की बात करें तो जब इमेज टॉप और बॉटम से सिमिलर हो, ठीक है, जब इमेज टॉप और बॉटम से सिमिलर हो, जैसे कि स्काई, वाटर रिफ्लेक्शन, लैंडस्केप विथ हॉरिजॉन इन सेंटर, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन से लाइन आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लीडिंग लाइंस पे। अब देखो लीडिंग लाइंस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे बहुत सारी फोटोग्राफ्स आप लोग देखते होंगे जिसमें कि लेह लद्दाख, कश्मीर, ठीक है, आपको हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे ऐसे सीन आपको देखने मिलते होंगे जिसमें कि आप देखते होंगे बहुत दूर तक एक रोड नजर आ रही है, और वो रेड कहाँ होती है, सेंटर पे होती है फोटोग्राफी में। बहुत दूर एक बिल्डिंग नजर आ रही है, ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग है, बट उसको दिखा कैसे रहे, लीडिंग लाइन से। और लीडिंग लाइन क्या है, यहाँ पे रोड है, मतलब पाथवेज है, रेलवे ट्रैक है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लीडिंग लाइंस मतलब वो लाइंस होती है जो व्यूअर के आईज को सब्जेक्ट की तरफ गाइड करता है। मतलब सपोज दैट कि आप अगर कहीं टूर पे गए हो, तो बहुत दूर मुझे पता चल रहा है हाँ वहाँ कुछ है, कैसे पता चल रहा है, आपको अगर मान लो एक जंगल झाड़ में बीच में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, आप वहाँ कैसे जाओगे, कोई तो मतलब सपोर्टिंग लाइन चाहिए, तो बिल्कुल उसके लिए एक रोड होगी। तो आपको वो एक रोड वहां पे जो है आपका एक लीडिंग लाइन से, जो कि आपको लीड कर रही होती है कि ये रास्ता आपको उस बिल्डिंग तक लेके जा रही है। तो लीडिंग लाइंस मीन्स होता ही वही है जो कि व्यूअर की आईज को सब्जेक्ट की तरफ दिखा रहा हो, गाइड कर रहा हो। अगर हम लोग ये लाइंस नेचुरल मैन मेड हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब कि वो आर्टिफिशियल हो, ठीक है, ये नेचुरल या मैन मेड हो सकते हैं, बोथ, ठीक है। एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं, जैसे रोड, रेलवे ट्रैक, रिवर या पाथ, बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग के एजेस ले सकते हैं, ठीक है, फेंसेस, ब्रिजेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि लीडिंग लाइंस क्यों जरूरी है, वाई इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो व्यूअर का फोकस ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट पर जाता है, ठीक है। फोटो में डेप्थ और डायरेक्शन आता है। अगर आप वो फोटो दिखा रहे हो ना, तो उसमें आपको एक डेप्थ दिखेगा, डायरेक्शन दिखेगा, और आप उससे एक स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आप चाहो तो एक स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो। अब तो ऐसे बहुत सारे कंपटीशन भी आने लगे हैं जिसमें कि आपके कॉलेज में भी ये सब, अगर आप आगे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चूज करते हो, ठीक है, या बहुत सारे प्रोजेक्ट आने लगे हैं आपकी, मैं देखा हूँ साइंस में भी है, ह्यूमैनिटीज में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, कॉमर्स में भी कुछ कुछ है जहाँ पे कि आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताना होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है आपको फोटोग्राफ्स में ही बताना है। स्टोरी टेलिंग मतलब फोटोग्राफ्स की स्टोरी टेलिंग, आपका वहाँ राइटअप जीरो, आपको फोटोग्राफ्स में ही पूरी स्टोरी, जैसे कि हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे ना, आज भी पढ़ते होंगे कुछ लोग कॉमिक्स, तो उसमें सिर्फ फोटोज होते थे, नागराज वगैरह हुआ करता था ऐसे। तो उसमें आपको ये विजिबल होगा, आप देख पाओगे कि वहां पे बिना कुछ लिखे फोटो से आपको स्टोरी टेलिंग बनानी होती है। अब देखो, अगर सिंपल डिफरेंस की बात करें, अगर सिमेट्री की बात करें तो बैलेंस एंड मिरर इफेक्ट होता है, लीडिंग लाइंस की बात करें तो डायरेक्शन एंड आई मोमेंट होता है। आई होप कि आप लोग रूल ऑफ थर्ड्स, सिमेट्रिकल लाइंस, लीडिंग लाइंस, सिमेट्री एंड लीडिंग लाइंस आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार चैट बॉक्स में आके मुझे बताएं यस और नो में कि आप लोग आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों ने कितना समझा। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, काइंडली ओपन चैट बॉक्स एंड राइट कि आप लोग
समझ पाए हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से समझे हो। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अनम्यूट भी करूंगा। आप अपने क्वेश्चन डायरेक्ट मुझसे कर सकते हो। स्नेहा जी धन्यवाद, आयुषी थैंक यू, ममता जी थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। जनेश्वर जी 80% तक, सर वेरी गुड। अगर आप 80% समझ चुके हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इवनिंग टाइम पे घर से बाहर निकलिए घूमने के लिए, जनरली निकलते होंगे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। कभी कुछ पानी पूरी खाना हो, फुचका खाना हो, कुछ मोमोज खाना हो, है ना। तो सब लोग, आप लोग थोड़ा फ्रेंड्स के साथ निकलिए और कुछ फोटोग्राफी कीजिए। जहाँ आप सेल्फी लेते हैं, सेल्फी ना लेके रूल ऑफ थर्ड्स यूज कीजिए। वेजिटेबल मार्केट चले जाइए, वहां पे रूल ऑफ थर्ड्स यूज कीजिए, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे यूनिक फोटोग्राफ्स आप लेके आप ट्राई कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, कि आपकी फोटोग्राफी स्किल जो है इनहेंस हो चुकी है, इनहेंस हो रही है। ऋषभ रंजन, यस सर, ओके, थैंक यू। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। आप लोग क्वेश्चन कुछ करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप टाइप भी कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का वेलकम रहेगा। ऋषभ रंजन ने लिखा कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है सर। ओके, नो सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, हम लोग क्लास जल्दी क्लोज करेंगे आज का। और आप लोग सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ऑन टाइम ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू प्रशांत सर एंड टेक्निकल टीम। चलिए, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आप सबों का मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग सेम टाइम पे 5 से 6 हमारा टाइम होता है। तो आप लोग सब एकदम नीट 5 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 1 घंटे का क्लास होता है, 1 घंटे में हम लोग बहुत कुछ कवर कर लेते हैं, ठीक है। कल का क्लास और भी इंटरेस्टिंग होगा। कल के टॉपिक के साथ हम लोग कल मिलेंगे सेम 5 बजे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।